कांग्रेस एमपी राहुल गांधी कल लखीमपुर खीरी जाएंगे। 5 कांग्रेस लीडर के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से दौरा करने के लिए प्रियंका गांधी वहां पहुंचना चाह रही थी, लेकिन उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और सीतापुर में उन्हें रखा गया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, कई दफा उनके ऊपर लगाई गई है और अब राहुल गांधी लखीमपुर का दौरा करते हुए नजर आएंगे। कल वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। 5 कांग्रेस लीडर के साथ लखीमपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और श्रीनगर में दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना हरकत सामने आई है। दहशतगर्दों ने श्रीनगर में बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू का गोली मारकर कत्ल कर दिया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक इकबाल पार्क में नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर माखनलाल बिंद्रू को मौत के घाट उतार दिया। हिफाजती दस्तों और पुलिस की मुश्तरका टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी मुहिम जारी है। श्रीनगर के इकबाल पार्क में हम मौजूद हैं, जहां पे जो है एमएल बिंद्रू के ऊपर जो केमिस्ट की शॉप है उस पर अटैक किया गया और उसको उपचार के लिए श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में जो ही भर्ती किया गया उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। मिलिटेंटों के द्वारा ये अटैक किया गया उन पर और लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीसरा अटैक है ये श्रीनगर में। जिस प्रकार से कल भी एक दिन पहले बटमालू इलाके में एक पीडीडी एम्प्लॉय के ऊपर जो अटैक किया गया था उसके बाद उसकी मौत हो गई और उससे पहले एक दिन जो श्रीनगर के करनगर इलाके में उसी प्रकार का एक और अटैक किया गया था जिसमें एक सिविलियन की मौत हो गई और बताया जा रहा था कि उसका जो ताल्लुक है वो गुज्जर गैंग श्रीनगर से जो है उनके साथ उनका संपर्क था और उसके बाद जिस प्रकार से उसको अटैक किया गया तो लगातार ये तीसरा अटैक है जिसमें अब जो केमिस्ट एमएल बिंद्रू हैं उसकी शॉप है यहाँ पे और कहा जा रहा है कि वो अपने काम यहाँ पर जो हैं काफ़ी ग्राहक भी उस समय मौजूद थे, लेकिन स्पेसिफिक टारगेट किया गया एमएल बिंद्रू के ऊपर और जिसमें उसको जो हैं कई गोलियां लगी हैं उसके शरीर पर। उसके बाद तुरंत उसे हालांकि अस्पताल लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से उसको गोलियां लगी थी उसका बचना जो था नामुमकिन था। उसके तुरंत बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और जो हमलावरों की तलाश है वो शुरू की गई है। और ज़रूरी बात यहाँ पे ये है कि इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज हैं अगर वो भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस खंगाल रही है तो कुछ जो जानकारी है मज़ीद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस सिलसिले में प्राप्त हो सकती है। फ़िलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और लगातार जिस तरीके से श्रीनगर में अटैक होते जा रहे हैं और लगातार इससे पहले भी हमने देखा ग्रेनेड अटैक्स हुए और उसके बाद जिस प्रकार से अब एमएल बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया, कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर में बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू का गोली मारकर कत्ल करने के बाद से शहर के मदीना चौक इलाके में एक नॉन लोकल को मौत की नींद सुला दिया गया। जो ही एमएल बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया मिलिटेंटों के द्वारा तो उसके तुरंत बाद जो मदीना चौक श्रीनगर हवल इलाका है वहाँ पे एक नॉन लोकल पर भी गोलियां चलाई गई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि कोशिश की गई कि उसको उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया जाए, लेकिन उसको भी गहरी चोटें लगी थी और गोलियाँ जो हैं उसके शरीर में लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसको अस्पताल भी नहीं लिया गया और उसकी मौके पर ही जो है मौत हो गई। तो लगातार दूसरा अटैक अब नॉन लोकल पर और कहा जा रहा था कि वो वेंडर था वहाँ पे और रोज़मर्रा के काम के सिलसिले में हर रोज़ वहाँ पे जो है अपनी जो दुकान है वो लगा रहा था और ये भी चाह रहा था कि वो गोलगप्पे वहाँ पे भेज रहा था। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले जिस प्रकार से एमएल बिंद्रू के ऊपर अटैक किया गया उसके बाद वो वहाँ पे जो थे हवल इलाके में इस प्रकार की दूसरी घटना जो है वो सामने आई और कहा जा सकता है जिस प्रकार से अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 4 अटैक होना
केवल कुछ दिन के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए अब खड़ी हो गई है कि वो उस चुनौती को कैसे लेते हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा इससे पहले भी श्रीनगर में कई तरह के अटैक्स हुए, अब लगातार पहले ML बिंद्रू, उसके बाद नॉन लोकल पर अटैक करना, अब सरकार की भी यहाँ पे प्राथमिकता रहेगी कि इस मामले को वो कैसे देखते हैं। साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है यहाँ पे कि इन जैसे घटनाओं को रोकने के लिए किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करेगी। फारूक मानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और तीसरी वारदात में सूमो सदर नायद खाई मोहम्मद शफी और फुसोनू को नामालूम बंदूक बरदार लोगों ने शाहकुंड हाजिन में गोली मार दी है। वारदात के बाद अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वहीं बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने तीनों दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की है। इसके साथ ही अहले खाना के तई ताजियत का इजहार किया। अल्ताफ साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि 3 अटैक्स हुए, एक तो ML बिंद्रू जो केमिस्ट हैं उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद उसकी हत्या हो गई, तो एक नॉन लोकल की हत्या की गई और उसके बाद बांडीपुरा में भी तीसरे सिविलियन की किलिंग होगी। तो कैसे आप इसको देखते हुए एज अ भाजपा? देखिए, ये आतंकवाद का बहुत ही घिनौना चेहरा है। जहां तक बिंद्रू की बात है, जब 90s में यहाँ मिलिटेंसी हाई थी और हालात इतने खराब होने के बावजूद भी बिंद्रू यहाँ रहा और उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, जरूरतमंदों की मदद की। लेकिन आतंकवाद का कोई दीन, कोई मजहब नहीं होता और आतंकवादियों ने आज उस आदमी को मारा है जो हमेशा इंसानियत और ह्यूमैनिटी की मदद करता रहा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, आतंकवादी जो पाकिस्तान यहाँ बेचता है, चाहे वो ड्रग की सूरत में यहाँ आतंकवाद, ड्रग टेररिज्म करता है, चाहे यहाँ नौजवानों के हाथ में गन दे के गैंगवार कराता है या खुद टेररिस्टों के हाथ में गन दे के, पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि यहाँ के नौजवानों को किसी न किसी तरीके से मार डलवाना। क्योंकि पाकिस्तान अब कश्मीर में जो उसका सपोर्ट था, वो सपोर्ट वो खो चुका है। अब कहीं ना कहीं वो जो रंजिश है वो कश्मीरी नौजवानों पे, कश्मीरी लोगों पे यहाँ वेपन, ड्रग और गैंगवार करा के अब उसने नया जो पैटर्न यहाँ किया है, बेसिकली उसका मकसद ये है कि कहीं ना कहीं से कश्मीर के लोगों को मरवाया जाए। और मैं बड़े कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करता हूँ, चाहे मखनलाल बिंद्रू हो, चाहे कोई नॉन लोकल जो आज मारा गया, चाहे बांडीपोरा का, तीनों बेगुनाह थे, आम शहरी थे। आम शहरी का कत्ल करना किसी मजहब और किसी दीन में नहीं लिखा हुआ, ये दहशतगर्द की बदतरीन मिसाल है। और जो खासकर मैं श्रीनगर पुलिस से उनसे भी ये अपील करता हूं कि हाई टाइम आपके लिए, आपको देखना चाहिए कि 3 दिनों में 4 लोग यहाँ मारे गए। आपके लिए भी एक सबक आमूज वाक़ा है, आपको भी इस चीज़ से सीखना चाहिए और जिन्होंने जिन लोगों ने ये किया उनको वही सजा देनी चाहिए जो आप आतंकवादियों को देते हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव के तहत वजारत मरकजी रिहाइश व शहरी तरक्याती और रियासती शहरी महकमाए ज़ेरा एहतमाम न्यू अर्बन इंडिया थीम पर मुनक़िद 3 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 मुस्तफ़ीदीन को डिजिटल के जरिए चाबी सौंपने का काम किया और स्टेज से खिताब करते हुए सरकार के हुसूलियाबियां गिनाई। इसके साथ ही पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी, उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में
1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। एक समय था जब घर की स्वीकृति से लेकर उसको जमीन पर उतरने में ही बरसों लग जाते थे। जो घर बनते थे भी वो शायद रहने लायक थे कि नहीं, ये सवालिया निशान जरूर पूछे जाते थे। और इसके साथ ही लखीमपुर में अपोजिशन के दौरे को बीजेपी की जानिब से सियासी टूर बताने पर रॉबर्ट वाड्रा ने पलटवार किया है। ज़ी सलाम के खास बातचीत के दौरान इस सवाल का जवाब देते हुए वाड्रा ने कहा है कि पीएम मोदी लखनऊ तो गए, लेकिन मुतासिरीन कुनबे से मिलना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और हैरानी की बात यह है कि मुतासिरीन कुनबे से मिलने के लिए प्रियंका गांधी को भी रोका गया। जो लोग हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि उस जगह को आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म बना रहे हैं। आप लोग उस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि आप लोगों की जाने की वजह से सारे पॉलिटिकल लीडर जब मूव किए और खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जब आगे बढ़ी, उसकी वजह से वहाँ पे कानून व्यवस्था में दिक्कत हुई। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ इनॉग्रेशन के लिए गए हैं लखनऊ तक, और 3 दिन का उनका टूर है। और उनको पहले तो मैंने सोचा वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं कि लखीमपुर वो जाएंगे, क्योंकि मतलब वो लखनऊ तक जा रहे हैं, पर मैंने देखा वो खाली इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ 3 दिन का इवेंट है। पर यार मतलब वहाँ किसान हैं जो इतने समय से आंदोलन पे बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, वो भी परेशान हैं। और बाकी मतलब कि अब ये हादसा हुआ है, ना तो वो उन मंत्री को रिहा करेंगे, मतलब उनको हटाएंगे उनके पद से, ना तो उनके बेटे का देखेंगे कि कानूनी तौर से एकदम से उनको कस्टडी में लेना चाहिए, ना तो वो उन लोगों परिवार से मिलेंगे जिनकी मौतें हुई हैं। तो अब कैसे देखा जाए। और अभी मैं जितने भी चैनल आप घुमा दोगे, खाली हम वही देख रहे हैं उनका जो इनॉग्रेशन है। और मतलब कि क्या प्रगति लाओगे जब लोग ही दुखी हैं, लोग बहुत दुखी हैं पूरे देश भर में, और आप मतलब कि दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा, ना मैं बोलूंगा, ना मैं वहां जाऊंगा, ना कुछ है। और एक महिला को आपने डिटेन करके रख दिया है। प्रियंका गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के मुखालिफ में धरने पर बैठे कारकुनान से फोन पर खिताब किया। सीतापुर के गेस्ट हाउस में अरेस्ट प्रियंका ने फोन के जरिए कहा है कि मरकजी वजीर के इस्तीफे तक उनका जद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर प्रियंका ने पीएम मोदी का भी उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो एक खास तकरीब में लखनऊ तो आए, लेकिन लखीमपुर आना जरूरी नहीं समझा। लेकिन कांग्रेस किसानों की अहमियत समझती है और वो इंसाफ मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। मोदी जी आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन पीड़ित किसानों के आंसू पोंछने के लिए लखीमपुर चले नहीं आ पाए। हम समझते हैं कि देश की वीर किसान है, हम तुम्हारी तरह काया नहीं, हम तुम्हारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे उतनी शक्ति से मैं न्याय की आवाज उठाऊंगा। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों और देश भर में जितने भी साथियों ने किसानों के लिए आज प्रदर्शन किया है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक मैं गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। चाहे हमें कितने भी दिनों के लिए यहाँ रखना पड़े, चाहे हम कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम नहीं रुकेंगे।
पीएम मोदी ने लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। यूपी के 75 जिलों को अमृत मिशन के तहत 75 मंसूबों की सौगात देते हुए मुस्तफीदीन से बातचीत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल किया और कहा कि मैं यूपी के 24 करोड़ आवाम की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दिल से खैर मकदम करता हूं। इस अहम काम के लिए लखनऊ को चुनने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नगरीय क्षेत्र इस दिशा में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 652 जो नगर निकाय हैं ये पहले ही ओडीएफ हो गए थे, जिनमें से 595 ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को भी प्राप्त कर चुके हैं और 30 नगर निकाय ओडीएफ प्लस प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है। कि अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 नगर निकाय के अंदर 11,421 करोड़ रुपए की लागत की पेयजल की, सीवरेज की, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की और पार्क के निर्माण की परियोजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को, जिसमें 10 आपके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयन हुए थे और 7 जो नगर निगम बचे थे इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया और अभी 17 के 17 नगर निगमों में स्मार्ट सिटी मिशन का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश 11 करोड़ डोज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड वैक्सीन के अब तक देने में सफलता प्राप्त हुई है। हम लगभग 8 करोड़ लोगों के कोविड टेस्ट भी अब तक संपन्न कर चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर के लिए आजादी के बाद पहली योजना प्रारंभ हुई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 7 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने बैंकों से लोन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र जो बचे हुए लगभग 1.5 लाख अन्य स्ट्रीट वेंडर हैं उनको भी हम इस सुविधा से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और इलेक्शन से पहले यूपी सरकार ने बड़ा मास्टर स्टॉक चला है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि वो रियासत के 8 से 10 लाख नौजवानों को फ्री में टैबलेट बांटेंगी। दरअसल सीएम योगी की क़यादत में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें कई अहम तजावीज पर मोहर लगी। यूपी सरकार ने इंतखाबी साल में नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए फ्री में टैबलेट तकसीम करने का ऐलान किया। इसमें तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के करीब खर्चा होगा। और वहीं यूपी सरकार की फ्री टैबलेट वाले फैसले पर अपोजिशन ने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश का युवा योगी जी के किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला है। वो पता उसे है कि ये झुंझुना है। अब 2 महीने में ना कोई बजट सेंक्शन हो पाएगा, ना कोई कंपनी सेलेक्ट हो पाएगी, ना कोई एजेंसी सेलेक्ट हो पाएगी। तो अब ये उसी तरह का है कि चांद का तोहफा देना चाहते हैं। ये सब मिथ्या है और झूठ है और इसके बरगलावे में उत्तर प्रदेश का नौजवान नहीं आने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में दफा 144 नाफिज रहेगी 8 नवंबर तक। दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया गया है। किसान तहरीक एग्जाम और त्योहारों के पेश नजर दफा 144 नाफिज की गई है और ये 8 नवंबर तक जारी रहेगी, यानी कि दफा 144 नाफिज रहेगी 8 नवंबर तक लखनऊ के अंदर, क्योंकि किसान तहरीक एग्जाम और त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। और अब खबर असम से है। असम के करीमगंज में एक बड़ा हादसा पेश आया है। वहां का हैंगिंग ब्रिज टूट गया है। इस दर्दनाक हादसे में 30 तलबा के जख्मी होने की खबर है, जबकि हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। यह हादसा करीमगंज के राताबारी असेंबली में पड़ने वाली चरागी इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हैंगिंग ब्रिज असम में सिंगला नदी के ऊपर बना है। बीते कई सालों से तलबा और आसपास के रहने वाले लोग आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी तलबा स्कूल से घर लौट रहे थे। असम में सिंगला नदी पर बना ये हैंगिंग ब्रिज चरागी इलाके को गांव से जोड़ने वाले एक वाहिद पुल है। पिछले कई बरसों से तलबा और मकामी लोग आने जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट के मामले में सरमायाकारों इन्वेस्को की मंशा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्को अच्छा सरमायाकार है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट के मामले में वो शफाफ तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आगे कहा है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 साल तक जी एंटरटेनमेंट को खून पसीने से सींचा है, इसलिए जी को ऐसे हाथों में सौंपा जाना चाहिए जो कंपनी को आगे बढ़ाए और शेयर होल्डर्स को भी फायदा पहुंचाए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दो टूक कहा है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए या फिर कोई और, लेकिन कंपनी महफूज हाथों में सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि शेयर होल्डर्स को तय करने दे कि वो इन्वेस्को के साथ जाना चाहते हैं या फिर सोनी की डील के साथ जाना चाहते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इन्वेस्को की तरफ से बताए गए 6 डायरेक्टर्स के तजुर्बे और बैकग्राउंड को लेकर भी सवाल किए हैं। जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आखिर में फिर से कहा है कि इन्वेस्को को जी के मामले में खुलकर पूरी शफाफियत के साथ सामने आना चाहिए और उसे सरमायाकारों के मफाद का भी ख्याल रखना चाहिए। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में, एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य CNBC के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। पर जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका तो हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो इन्वेस्को शुड कम आउट ट्रांसपेरेंटली एंड ओपनली, देन लेट द शेयर होल्डर्स डिसाइड that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco what is there. Invesco should come out transparently.